हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी जेईई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास एएफएम सब्जेक्ट का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजिली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हो। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग एएफएम के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस सेशन को आपने शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, ताकि आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो अच्छे तरीके से हो सके। क्वेश्चंस के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, उसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का देखो क्या है। एक कस्टमर विड्रॉज मनी फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट, विच टाइप ऑफ वाउचर वुड बी यूज्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन। एक कस्टमर है जिसने बैंक अकाउंट से मनी को विड्रॉ किया है, तो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किस टाइप का वाउचर यहाँ पर यूज किया जाएगा। सबसे पहले वाउचर क्या है उसका मतलब यहाँ पर समझो, ठीक है। तो देखो, आप जब बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पर वाउचर्स का यूज किया जाता है, वाउचर सिस्टम यहाँ पर चलता है। जैसे अगर आप मनी विड्रॉ करवा लो तब आपको वाउचर भरना पड़ता है, अगर आप मनी डिपॉजिट करवा लो तब आपको यहाँ पर वाउचर जो है वो भरना पड़ता है। वाउचर बेसिकली एक तरह का एविडेंस होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में जो आपने बैंक के साथ की है। जैसे आपने डिपॉजिट करवाया है बैंक में 10,000 रुपए, ठीक है। तो देखो, ये जो 10,000 रुपए आपने जमा करवाया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की है, वाउचर इसका एक एविडेंस होता है। जैसे बाई चांस अगर बैंक कहे कि नहीं आपने तो 10,000 जमा ही नहीं करवाया, तो आप वाउचर दिखाकर बैंक को कह सकते हो कि मैंने 10,000 रुपए यहाँ पर जमा करवाए हैं। ऐसे ही वाउचर जो है बैंक के लिए भी एक एविडेंस होता है। जैसे कस्टमर कई बार कह सकता है कि मैंने तो 10,000 जमा करवाए हैं पर उसने 1,000 जमा करवाया है, ठीक है। तो बैंक यहाँ पर वाउचर को दिखा सकता है, ठीक है। अब ये जो वाउचर होता है वो बेसिकली हमारे 3 टाइप्स के होते हैं: क्रेडिट वाउचर, कंपोजिट वाउचर और डेबिट वाउचर। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो क्रेडिट वाउचर का काम होता है अकाउंट को क्रेडिट करना। कहने का मतलब क्या है कि जब भी बैंक को कोई भी रिसिप्ट मिलती है, यानी कि कोई भी पैसा बैंक के पास आता है और बैंक जो है वो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट करता है, तब यूज किया जाता है क्रेडिट वाउचर का। जैसे अगर किसी कस्टमर ने बैंक के पास पैसे डिपॉजिट करवाए तो यहाँ पर क्या हुआ है, बैंक को पैसे मिले हैं और जैसे डिपॉजिट करवाया है तो कस्टमर का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसके लिए कौन सा वाउचर यूज किया जाएगा, क्रेडिट वाउचर, ठीक है। उसके बाद दूसरी टाइप हमारी होती है डेबिट वाउचर। जब भी हमारा बैंक जो है वो पेमेंट करता है कस्टमर को, यानी कि जो हमारा बैंक है वो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है डेबिट वाउचर। जैसे अगर कोई पर्सन यहाँ पर पैसे विड्रॉ करवा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बैंक को पेमेंट करनी पड़ रही है और जो कस्टमर का अकाउंट है वो डेबिट हो रहा है, तो वहां पर यूज किया जाएगा डेबिट वाउचर। क्या यूज किया जाएगा, डेबिट वाउचर। तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया था, कस्टमर विड्रॉस मनी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। एक टाइप हमारी कंपोजिट वाउचर भी होते हैं। कंपोजिट वाउचर का काम होता है बेसिकली जो इंटरनल अकाउंट्स होते हैं ना बैंक के, मतलब जिनका कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता, उनको मतलब उनके अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए कंपोजिट वाउचर का यूज किया जाता है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो अगर किसी भी तरह की एरर हो जाती है, जैसे आपको डिपॉजिट करना था कैश अकाउंट, आपने कर दिया सेविंग अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर इस एरर को ठीक करने के लिए आप जो है कंपोजिट वाउचर का यूज कर सकते हो। और कंपोजिट वाउचर की खासियत क्या है, इसमें आपको डेबिट और क्रेडिट एंट्री दोनों ही मिल जाएंगी, यानी कि एक साथ आप डेबिट करोगे एक साथ आप क्रेडिट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड टू क्रिएट अ क्रेडिट वाउचर। इसमें से कौन सा ऐसा सोर्स डॉक्यूमेंट है जिसको हम यूज नहीं करते हैं क्रेडिट वाउचर को क्रिएट करने के लिए। पहला, कस्टमर डिपॉजिट स्लिप। तो क्या ये क्रेडिट वाउचर है, बिल्कुल ये क्रेडिट वाउचर है। जो हमारे यहाँ पर कस्टमर
डिपॉजिट स्लिप भर रहा है उसको हम क्रेडिट वाउचर ही कहेंगे, वो सोर्स डॉक्यूमेंट है डिपॉजिट हमारे क्रेडिट वाउचर का। कस्टमर इश्यूज चेक, तो यहाँ पर बैंक को क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी और कस्टमर का अकाउंट होगा डेबिट, तो ये हमारा डेबिट वाउचर है ना कि क्रेडिट वाउचर। चलान फॉर गवर्नमेंट पेमेंट, तो गवर्नमेंट को कस्टमर को कोई पेमेंट करनी थी तो उसने क्या किया है, पैसे डिपॉजिट करवाए ताकि बैंक आगे पेमेंट कर पाए। तो ये चलान भरा गया है बेसिकली ये भी हमारा क्रेडिट वाउचर ही होगा, क्योंकि इससे बैंक को रिसिप्ट हुई है, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हुआ है। तो कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं है, तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर है, कस्टमर इश्यू चेक, क्योंकि ये सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट है हमारे डेबिट वाउचर का। किसका, डेबिट वाउचर। When a company mistakenly debits a saving account instead, यहाँ पर कंपनी की जगह पे आप बैंक कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर बैंक की बात हो रही है, ठीक है। When a bank mistakenly debits a saving account instead of cash account, a composite voucher can be used, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक सेविंग अकाउंट था और एक हमारे यहाँ पर कैश अकाउंट था। जो डेबिट करना था वो सेविंग अकाउंट को करना था, पर यहाँ पर गलती से कैश अकाउंट को कर दिया गया। अब यहाँ पर कंपोजिट वाउचर को हम किस तरीके से यूज करेंगे, एड अ पेनल्टी फॉर अकाउंटिंग एरर, हम एक पेनल्टी यहाँ पर ऐड करेंगे। रिवर्स द ओरिजिनल डेबिट एंड क्रेडिट द करेक्ट अमाउंट, तो जो ओरिजिनल डेबिट एंट्री है उसे हमें रिवर्स करना है और जो करेक्ट अमाउंट है उसे हमें क्रेडिट करना है, या फिर इग्नोर द एरर एज लॉन्ग एज टोटल अमाउंट इज करेक्ट। जो एरर है उसको हमें इग्नोर करना है क्योंकि हमारा जो टोटल अमाउंट है वो तो करेक्ट ही है, या फिर करेक्ट द एरर बाय डेबिटिंग कैश एंड क्रेडिटिंग द सेम अकाउंट इन द सेम वाउचर। तो कंपोजिट वाउचर के अंदर हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना है और जो सेविंग अकाउंट है उसे क्रेडिट करना है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि देखो कैश अकाउंट का जो यहाँ पर कैश अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, सॉरी यहाँ पे डेबिट नहीं आएगा, यहाँ पर क्रेडिट आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट कर लीजिए, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है तो इसलिए माफी चाहूंगा, इसको क्रेडिट कर लीजिए। तो कैश जो सेविंग अकाउंट है उसको क्रेडिट करना है और जो कैश अकाउंट है उससे गलती से क्रेडिट हो गया था तो उसे हम कर देंगे डेबिट, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ स्लिप सिस्टम, इन अ स्लिप सिस्टम फॉर बैंक अकाउंटिंग एंट्री कस्टमर अकाउंट आर मेड फ्रॉम, ठीक है। तो अगर हम स्लिप सिस्टम, बैंक की जो स्लिप सिस्टम है उसकी यहाँ पर बात करें तो जो अकाउंटिंग एंट्रीज हैं जो कस्टमर के लेजर अकाउंट में पास की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है। पहला देखो डेली बैंक स्टेटमेंट, द जर्नल लेजर, या फिर वाउचर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, या फिर मैन्युअली एंटर डाटा विद आउटसोर्स डॉक्यूमेंट। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। स्लिप सिस्टम जो हमारा बैंक है ना वहां पर जो अकाउंटिंग सिस्टम है वहां पर बेसिकली स्लिप सिस्टम का यूज किया जाता है। और स्लिप सिस्टम के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टली जो वाउचर भरते हैं कस्टमर और बैंक को डिपॉजिट करवाते हैं, जो बैंक का एम्प्लॉय होता है, कैशियर होता है, वो डायरेक्टली उस वाउचर से जो एंट्री है वो कस्टमर के लेजर अकाउंट में जो है वो कर देता है। जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल दूं तो मान लीजिए एक राम पर्सन है, वो बैंक के पास जाता है, उसने डिपॉजिट स्लिप भरी 10,000 रुपए यहाँ पर डिपॉजिट करवाए और ये जो डिपॉजिट स्लिप है वो बैंक के एम्प्लॉय को दे दी, ठीक है। बैंक के एम्प्लॉय क्या करेगा, ये जो डिपॉजिट स्लिप है इससे सीधे ही जो राम अकाउंट है उसका अकाउंट जो है 10,000 से क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। तो ये सिस्टम हमारा क्या है, ये हमारा स्लिप सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फाइनल अकाउंट, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फाइनल अकाउंट के रिगार्डिंग करेक्ट नहीं है। तो फाइनल अकाउंट्स बेसिकली हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है। देखो कंपनी के केस में आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या देते हो, पर जब हम एक फॉर्म की बात करते हैं तो वहां पर इसको हम फाइनल अकाउंट जो है वो कहते हैं। फाइनल अकाउंट है क्या, तो देखो हमारा एक इम्पॉर्टेंट एक हमारा इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कहता है कि जो आपको अकाउंटिंग करनी है ना वो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए करनी है, जैसे कि एक साल। तो 1 ईयर तक आपको बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है उसे आपको रिकॉर्ड करना है। और जैसे ही 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा आप क्या करोगे, यहाँ पर फाइनल अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करोगे, ताकि आप यहाँ पर जांच सको कि आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही है। तो पर्पस क्या है फाइनल अकाउंट्स का, कि फाइनेंशियल जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसकी एक समरी प्रिपेयर की जाए और उसको उसका एनालिसिस करके पता लगाया जा सके कि हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर्टिकुलर साल में कितनी रही है और फाइनेंशियल हेल्थ हमारी कैसी रही है, ठीक है। अब कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, फाइनल अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड टिपिकली, ये बिल्कुल करेक्ट है। जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है तब हम फाइनल अकाउंट यहाँ पर प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद फाइनल अकाउंट प्रोवाइड अ समरी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन। जो फाइनल अकाउंट्स है वो बेसिकली हमें कंपनी की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, पोजीशन, उसकी एक समरी प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। फाइनल अकाउंट्स आर ओनली मैंडेटरी फॉर पब्लिक कंपनी, जो पब्लिक कंपनीज होती है सिर्फ उन्हीं के लिए मैंडेटरी होती है फाइनल अकाउंट, बाकियों को बनाना जरूरी नहीं होता है। फाइनल अकाउंट्स आर यूज्ड बाय वेरियस स्टेक होल्डर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है,
क्योंकि देखो जो फाइनल अकाउंट्स है वो सभी कंपनीज के लिए यहाँ पर मैंडेटरी होता है, यानी कि उनको बनाना ही पड़ता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज है चाहे वो पब्लिक कंपनीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है क्या, पहले इसको समझो। देखो इन्वेंटरी का मतलब है यहाँ पर स्टॉक, जो आपके पास यहाँ पर स्टॉक अवेलेबल होता है। जैसे अगर मान के चलो एक पर्सन है जो कि कार बना के मार्केट में सेल करता है, ठीक है, तो इस समय उसके पास 100 कार्स है, तो ये क्या होगा, हमारा इन्वेंट्री होगा। क्या होगा, इन्वेंट्री होगा। अब जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो बेसिकली हमें बताता है कि एक कंपनी अपने इन्वेंट्री को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रही है, यानी कि कितने अच्छे तरीके से वो प्रोडक्ट को बना रही है, अपने पास स्टॉक मेंटेन कर रही है और कितने अच्छे तरीके से उसको सेल्स में कन्वर्ट करिए उसके बारे में बताती है। ठीक है, अभी कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहले देखो, इट इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड एवरेज इन्वेंट्री। तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है और जो एवरेज इन्वेंट्री है उसके बीच में ये रिलेशनशिप यहाँ पर बताता है, तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स अस्टेन द एफिशिएंसी विद विच द इन्वेंट्री इज यूटिलाइज। तो ये हमें बताता है कि कोई भी कंपनी अपने इन्वेंट्री को कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज करी, वो कितना एफिशिएंट है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस रेशियो इंडिकेट्स द स्पीड विद विच द इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू सेल्स, बिल्कुल करेक्ट है। ये रेशियो हमें बेसिकली बताते हैं कि हमारी जो इन्वेंट्री है उसको हम कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, आपकी जो एवरेज इन्वेंट्री होती है वो कितनी होती है, यहाँ पर 10,000 यूनिट्स, ठीक है, कितनी होती है, 10,000 यूनिट्स। आपकी जो यहाँ पर टोटल यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हो, आप टोटल यूनिट जो प्रोड्यूस करते हो तो वो कितनी है, 1 लाख रुपए, कितनी है, 1 लाख रुपए। जब आप इसको यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 टाइम्स आ जाएगा, यानी कि आप जो एवरेज इन्वेंट्री आपके पास होती है आप उसके 10 टाइम इक्वल जो है वो सेल्स जो है वो कर देते हो, कॉस्ट सेल्स जो है वो आप कर देते हो। ठीक है, तो ये रेशियो ना जितनी ज्यादा हाई होगी उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि देखो अगर 10 की जगह पे 20 होता है, इट मीन आप 20 टाइम्स यहाँ पर सेल्स कर रहे हो तो और अच्छी बात है, 30 होता तो और अच्छी बात है। अगर दो पर दो 2 टाइम्स है तो ये थोड़ी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमें बताता है कि हमारी जो इन्वेंट्री है उसको हम कितने अच्छे तरीके से सेल्स में कन्वर्ट करें। इन जर्नल इन लो रेशियो इंडिकेट्स एफिशिएंट परफॉर्मेंस, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों नहीं, मैंने बताया आपको कि जितनी ज्यादा हाई रेशियो होती है उतना ज्यादा एफिशिएंट जो है वो कंपनी को माना जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हमें जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है इससे हमें यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले देखो हमारे पास गिवन है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक 60,000, नेट परचेजेस है हमारे पास 5 लाख रुपीज की, कैरेज इनवर्ड है 50,000 की, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000 की। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखो, ओके, तो जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यहाँ पर मतलब है कि जो गुड्स आपने यहाँ पर सोल्ड की हैं, जो गुड्स आपने यहाँ पर सोल्ड की हैं उसकी कॉस्ट यहाँ पर कितनी आई है। जैसे अगर आपने मान के चलो 10,000 यूनिट्स यहाँ पर प्रोड्यूस की थी जिसकी कॉस्ट आई थी 1 लाख रुपए, ठीक है, उसमें से 9,000 यूनिट्स आपने सेल कर दी जिसकी कॉस्ट है 90,000 रुपीज। ठीक है, तो ये जो गुड्स आपने सोल्ड की है उसकी जो कॉस्ट है कितनी है, यहाँ पर 90,000, इसी को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसे हमें डिवाइड करना है एवरेज इन्वेंट्री के साथ। एवरेज इन्वेंट्री का मतलब कि आपके पास एवरेजली कितनी इन्वेंट्री अवेलेबल होती है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास जो वैल्यूज है वो यहाँ पर गिवन है, तो फटाफट से हम वैल्यूज को पुट करते हैं। सबसे पहले देखो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है वो है हमारा 60,000 का, जो नेट परचेजेस है वो है हमारी 5 लाख रुपीज की, और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन से हैं, देखो एक कैरेज इनवर्ड आपको दिख रहा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बिल्कुल। अब जिनको डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब नहीं पता, तो डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैरेज इनवर्ड किस लिए, ये कौन सा एक्सपेंस है, जब आप रॉ मटेरियल को अपने ऑफिस में अपने प्रोडक्शन सेंटर पे लेकर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, कितना है, ये हमारा 50,000 का। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर कितना है, ये हमारा 30,000 रुपीज। ठीक है, अब आप कहोगे कि सब चीजें प्लस की है क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्यों किया है, देखो ये हमारी सोल्ड नहीं हुई, ये बच गया था हमारा वो वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करें तो 60,000 प्लस 5 लाख प्लस 50,000 माइनस 30,000, तो ये कितना आ रहा है हमारा 5,80,000 रुपए, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ गुड है वो है हमारा 5,80,000 रुपए। एवरेज इन्वेंट्री हमें कितनी यहाँ पर चाहिए,
देखो एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो ओपनिंग क्लोज हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है कितना है 60,000। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक भी हमें गिवन है वो है 30,000। इसे दो के साथ हमें डिवाइड कर देना है, तो हमारा जो टोटल आएगा वो आएगा 90,000 का। 90,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा हमारा 45,000। कितना आ जाएगा 45,000। तो यहाँ पर हम 45,000 जो है लिख देते हैं। तो 5,80,000 डिवाइडेड बाय 45,000, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 12.88 टाइम्स। 12.88 टाइम। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। यानी कि हमारी जो एवरेज इन्वेंट्री है उसका 12.88 टाइम जो है हम सोल्ड कर देते हैं, तो ये काफी अच्छी रेशो मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो। अब कई स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कहाँ से आ गया। देखो इन्वेंट्री का दूसरा नाम है स्टॉक, तो कहीं पे अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो है तो आपको घबराना नहीं है, उसका मतलब यहाँ पर सेम है। हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1,20,000 के, नेट परचेजेस गिवन है 4 लाख रुपए के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है 60,000 के, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है 5 लाख। तो बहुत ही इजी सा यहाँ पर क्वेश्चन है, तो फटाफट से अगर हम वैल्यूज यहाँ पर पुट करें तो ओपनिंग स्टॉक है 1,20,000 रुपए, नेट परचेजेस है 4 लाख रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 60,000 रुपीज, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कितना है यहाँ पर वो हमें सॉरी, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें ऑलरेडी गिवन है, कितना है हमारा 5 लाख रुपीज। कितना है 5 लाख रुपीज। तो क्या चीज यहाँ पर मिसिंग है, क्या चीज मिसिंग है, तो मिसिंग है हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक हमें चाहिए, क्यों चाहिए, एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला पहले हमारा सेम रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक हमें यहाँ पर नहीं पता है, तो क्लोजिंग स्टॉक को हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास कितना है 5 लाख रुपीज का। ठीक है, पहले तो हम इसका करते हैं टोटल, 1,20,000 प्लस 4 लाख, उसके बाद 60,000, तो ये आ रहा है 5,80,000 पे। कितना आ रहा है 5,80,000 पे। तो यहां पर आके देखो 5 लाख, ये सारी वैल्यूज को हम इस साइड ले आते हैं, सिंपल मैथमेटिक्स। ये आएगा 5,80,000 माइनस करेंगे, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस का। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो -80,000 आ रहा है, -80,000 आ रहा है, इधर माइनस क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, माइनस माइनस कट हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी आई 80,000 आ गई। अब हमें एवरेज इन्वेंट्री चाहिए, तो ओपनिंग स्टॉक था हमारे पास 1,20,000, और जो क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया वो आया 80,000। इसको दो से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, सीधा 2 लाख आ जाएगा। 80,000, 2 लाख को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 लाख हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख हमारा क्या है, एवरेज इन्वेंट्री है। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मतलब 5 लाख है, और नीचे है हमारा 1 लाख। तो इसको अगर हम डिवाइड करें, 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ये आ गया हमारा 5 टाइम्स। ये कितना आ गया 5 टाइम्स, यानी कि हमारा जो एवरेज इन्वेंट्री उसका 5 गुना हम सेल कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये थे हमारे जो क्वेश्चन थे वो इन्वेंट्री टर्नओवर के साथ रिलेटेड थे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, द अकाउंट दैट शोज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड इज द। एक ऐसा अकाउंट जहां पर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को शो करते हैं और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होता है, वो कौन सा अकाउंट है, कैश बुक, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर बैलेंस शीट। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन में ट्रेडिंग अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखता है, इसका एक डेबिट हिस्सा होता है और एक होता है हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, यहाँ पर आते हैं पर्टिकुलर, यहाँ पर आते हैं अमाउंट। डेबिट साइड के अंदर क्या क्या चीजें आती है, कई बार क्वेश्चन में यही आ जाता है कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी, क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आएंगी। पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। वैसे तो मैं नॉर्मली अगर बताऊं तो जो खर्चे हैं वो आएंगे डेबिट साइड, और जो हमारी रेवेन्यू है वो आएंगे हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, उसके बाद टू परचेजेस है, वो कितनी है हमारी यहाँ पर, टू परचेजेस। इसमें से रिटर्न आउटवर्ड्स को माइनस कर, रिटर्न आउटवर्ड जो भी आपने परचेजेस किए थे उसमें से जो हिस्सा आपने वापस कर दिया, और नेट रिटर्न आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद टू वेजेस, जितने भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं, जैसे टू वेजेस हो गया, टू कैरेज इनवर्ड हो गया, टू फ्रेट एंड कार्टेज हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा सेल्स, और सेल्स कौन सी, नेट सेल्स। इसमें से रिटर्न इनवर्ड हमें माइनस करना है बाय क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लिखना है। ठीक है, अब देखो अगर ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है तो जो बैलेंस आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट का आएगा। जैसे
अगर यहाँ पर देखो क्रेडिट साइड का जो बैलेंस है वो कितना आ रहा है 50,000 का, और डेबिट साइड का जो बैलेंस है ना वो 40,000 का, ठीक है, 10,000 का डिफरेंस है। तो हमें बैलेंस को इक्वल करना होता है, तो यहाँ पर 10,000 का जो डिफरेंस है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट शो कर देते हैं। अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, अगर ये 50,000 है और ये 40,000 है, तो बैलेंस तो सेम ही रहेगा, पर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर ग्रॉस लॉस आ जाएगा, 10,000 का हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा ग्रॉस लॉस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो वही क्वेश्चन आ गया, कौन सी ऐसी चीजें जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं आती। पहला ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और सेल्स। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर, सेल्स इज अ करेक्ट आंसर। बाकी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये सारे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एंड करंट एसेट ऑन द बैलेंस शीट। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इसमें से कौन सा हमारा करंट एसेट नहीं होता है। तो बैलेंस शीट के बारे में आपको पता है, बैलेंस शीट के अंदर हम अपनी कंपनी के जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज है, उसको शो करते हैं, और बैलेंस शीट से हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता लगता है कि हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग और वीक है, ठीक है। अब बैलेंस शीट का एक अहम हिस्सा होता है एसेट्स, और एसेट्स का एक टाइप होता है करंट एसेट। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको हम 1 ईयर के पीरियड में यूज कर लेते हैं, यानी कि उसका बेनिफिट ले लेते हैं या फिर उसको कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपने मान के चलो आपने यहाँ पर क्रेडिट, आपने यहाँ पर क्रेडिट जो है वो सेल्स की थी, कितने की थी, आपने क्रेडिट सेल्स की थी मान लो 50,000 रुपए की, ठीक है। तो इसकी जो पेमेंट है वो आपको 3 महीनों के बाद मिलेगी। तो ये बेसिकली आपके लिए क्या है, एक तरह की एसेट है। अब क्योंकि आप इसको 1 साल में ही कैश में कन्वर्ट कर ले रहे हो, तो ये हमारा करंट एसेट जो है वो कहलाएगा, ठीक है। अब कौन कौन सा हमारे यहाँ पर करंट एसेट का हिस्सा होता है, कौन सा नहीं होता। सबसे पहले देखो कैश एंड बैंक, तो ये हमारा करंट हिस्सा होता है। अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली जो हमारे डेटर्स है, यानी कि जो भी हमने क्रेडिट सेल्स किया उसके अगेंस्ट जो भी पैसा हमें मिलना है वो हमारा अकाउंट रिसीवेबल ही होता है, तो ये भी हमारी एसेट होती है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, देखो अगर मान के चलो कोई एक्सपेंस है जिसकी पेमेंट आपने एडवांस में कर दी है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंस हो जाता है। जैसे अगर बेस्ट एग्जांपल दो, अगर आप मोबाइल का रिचार्ज करवाते हो तो 30 डेज की आप एडवांस में पेमेंट करते हो, मतलब कि आपने 30 दिन का रिचार्ज करा, तो जो सारे के सारे जो पैसे हैं वो आप पहले ही पे कर देते हो, और जो बेनिफिट है वो अगले 30 दिनों तक आपको मिलता है, आपको जो भी जीबी डाटा वगैरह है वो मिलता है। तो ऐसे ही कंपनीज भी कई बार क्या करती है, जैसे एम्प्लॉयज की वेजेस पे करनी थी तो उनको 3 महीने की ज्यादा सैलरी एडवांस में पे कर दी, मतलब कि 3 महीने अभी काम करवाना था पर एडवांस में पे कर दी, मान के चलो कोई मजबूरी आ गई एम्प्लॉय को किसी को। तो ये जो 3 महीने की एडवांस में सैलरी पे की है, ये कंपनी के लिए एक एसेट है, क्योंकि इसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, और ये इसका जो बेनिफिट है वो पूरे उसी साल में ले लिया जाएगा। तो ऑप्शन ये भी हमारा करेक्ट है, ये भी हमारा करंट एसेट के कैटेगरी में आता है। उसके बाद अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल क्या आता है, देखो आपने जो क्रेडिट परचेजेस किए, देखो आप सिर्फ क्रेडिट सेल्स थोड़ी करोगे, आपको सामान की भी जरूरत है, रॉ मटेरियल की जरूरत है, तो वहां पर आप क्रेडिट परचेजेस भी करोगे। तो जो क्रेडिट परचेजेस आप करते हो वो आपकी लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसकी पेमेंट आपको फ्यूचर में करनी होती है, ठीक है। और अकाउंट्स पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि इसकी जो पेमेंट होती है वो जनरली आपको 1 साल के अंदर में करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज शोन ऑन द बैलेंस शीट एज। जो हमारा ऑनर होता है उसने बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट किया होता है उसको हम बैलेंस शीट के अंदर किस हेड के अंदर शो करते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, कैपिटल या फिर ड्रॉइंग। तो ऑप्शन सी कैपिटल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखो हमारी बैलेंस शीट के ना वैसे तो दो, हमारी जो बैलेंस शीट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है, और एक होता है हमारा यहाँ पर एसेट्स, ठीक है। अभी जो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है ये भी दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक होता है हमारा इक्विटी, इक्विटी का मतलब यहाँ पर क्या है कैपिटल, और इक्विटी के अंदर जितना भी शेयर होल्डर यानी ऑनर का पैसा लगा होता है उसे हम शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इक्विटी का ही दूसरा नाम हमारा कैपिटल भी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं करंट एसेट, तो इसके बारे में ऑलरेडी बात करें। नॉन करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी होती है, मतलब कि ऐसी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होती है जिसकी जो पेमेंट होती है वो आपको 1 साल के बाद में यहाँ पर करनी होती है। जैसे अगर आपने बैंक से 5 साल के लिए लोन लिया है, तो ये जो लायबिलिटी है वो आपको इस लायबिलिटी की जो पेमेंट है वो आपको 5 साल के बाद करनी है, 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के बाद करनी है, तो ये हमारा नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम वुड बी इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो इसमें से कौन सी ऐसी आइटम है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते। सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस या फिर ऑनर्स ड्राइंग।
तो ऑप्शन डी ऑनर्स ड्राइंग इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजों को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इंक्लूड करते हैं। हालांकि सेल्स रेवेन्यू जो है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये हमारे किस में आते हैं, ये हमारे आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है वहां पर हम डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो शो जो है वो करते हैं, ठीक है। ओवरऑल पार्ट तो ये हमारा वही होता है, नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हम इसका यूज जो है वो करते हैं, क्योंकि कंपनी के केस में तो ट्रेडिंग अकाउंट बनता ही नहीं है, वहां पे तो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनती है, तो वहां पे तो ये सारी चीजें शो होती हैं। अब ऑनर ड्राइंग क्यों नहीं आता, देखो ऑनर ड्राइंग होता क्या है, जब कोई ऑनर बिजनेस में से पैसा अपना पैसा निकाल कर ले जाता है। जैसे अगर मान के चलो एक पर्सन था शेयर होल्डर, उसने 1 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्ट किया होता, उसमें से 10,000 रुपए वो अपने पर्सनल यूज के लिए कंपनी से निकाल कर ले गया, तो ये 10,000 रुपए हमारा एक्सपेंस नहीं है, ये हमारा एक्सपेंस नहीं बल्कि ये एक तरह का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है। और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड नहीं करते, उसमें या तो रेवेन्यू इंक्लूड होती है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड होती है, और दोनों में से ये एक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, व्हेन प्रिपेयरिंग अ बैलेंस शीट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट एसेट। अगर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करें तो इसमें से कौन से ऐसे आइटम है जो कि नॉन करंट एसेट होती है। पहला इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवर्स, लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। नॉन करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होते हैं जिसका जो बेनिफिट होता है वो आपको 1 साल से ज्यादा के लिए मिलता है। जैसे अगर आपने एक बिल्डिंग परचेज की है, देखो बिल्डिंग आमतौर पे 10-10 20-20 साल जो है वो चलती रहती है, तो ये जो बिल्डिंग आपने परचेज किया इसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए मिलेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो गए, करंट एसेट्स हो गए, ठीक है। पहले देखो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग्स एंड ओवरड्राफ्ट, तो ऑप्शन सी हमारे क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। लैंड एंड बिल्डिंग हमारी क्या होती है, नॉन करंट एसेट जो है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग डेटर टर्नओवर रेशियो। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि डेटर टर्नओवर रेशियो के रिगार्डिंग यहाँ पर करेक्ट है। पहला, इट इस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट सेल्स एंड एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। डेटर टर्नओवर रेशियो बेसिकली हमें बताता है कि आप कितनी क्रेडिट सेल्स कर रहे हो, ठीक है, और आपकी जो एवरेज अमाउंट ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स है वो कितने हैं। कहने का मतलब क्या है कि आप अपने एवरेज ट्रेड रिसीवर्स के कितने गुना यहाँ पर क्रेडिट सेल जो है वो कर पाते हो, और आप उसको कितने तरीके से कितने अच्छे तरीके से यूज कर पा रहे हो, यूटिलाइज कर पा रहे हो। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि आप क्रेडिट सेल कर रहे हो और वो बैड डेट हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, पैसा आप यूटिलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो उसके बारे में पता लगता है। इट डिटरमाइन द एफिशिएंसी विथ विच द ट्रेड रिसीवर्स आर बीइंग मैनेज्ड एंड रिलाइड। तो ये रेशियो बेसिकली हमें यहाँ पर बताते हैं कि जो ट्रेड रिसीवर्स है उसको हम कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं और कितने अच्छे तरीके से हम उसको कैश में रिलाइज कर रहे हैं। दिस रेशियो इंडिकेट द स्पीड विथ विच द अमाउंट ड्यू इज बीइंग रिलाइज फ्रॉम डेटर्स। ये रेशियो बेसिकली यहाँ पर हमें स्पीड बताता है, जिस मतलब कि किस स्पीड से यहाँ पर जो अमाउंट है डेटर से हम कलेक्ट कर रहे हैं। द हाई रेशियो इंडिकेट शॉर्ट कलेक्शन पीरियड विच मीन्स प्रॉम्प्ट पेमेंट बाय डेटर। अगर हाई रेशियो आती है तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट कलेक्शन पीरियड है, और इसका मतलब क्या होगा कि हम डेटर से बहुत अच्छे तरीके से पेमेंट यहाँ पर ले आ पा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट सारी की सारी करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। यानी कि डेटर टर्नओवर रेशियो के रिगार्डिंग ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे यहाँ पर, कैलकुलेट डेटर टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग डेटर इज 25,000, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर इज 1,50,000, क्लोजिंग डेटर इज 25,000 एंड सेल्स रिटर्न इज 25,000। ठीक है, तो इससे हमें डेटर टर्नओवर रेशियो को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। कैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले देखो डेटर टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने का जो हमारा फॉर्मूला है वो है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, सबसे पहले देखो नेट क्रेडिट सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए ग्रॉस क्रेडिट सेल, कि हमें टोटल यहाँ पर के जो टोटल यहाँ पर क्रेडिट सेल है वो यहाँ पर हुई कितनी थी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, सेल्स रिटर्न, क्लोजिंग डेटर को हमें करना है प्लस, और जो ओपनिंग डेटर है उसे हमें करना है माइनस। ऐसा क्यों हुआ, तो देखो जो हमारे ओपनिंग डेटर है वो तो क्या थे, स्टार्टिंग में नहीं थे, यानी कि ये हमारे इस साल के जो है वो क्रेडिट सेल्स नहीं है, तो इसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। बाकी जो कैश रिसीव्ड है, सेल्स रिटर्न है, क्लोजिंग डेटर है, वो हमें यहाँ पर आपस में प्लस करना है। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यूज लिखें, सबसे पहले देखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, तो वो है हमारा 1,50,000, 1,50,000 पे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो क्लोजिंग सेल्स रिटर्न है वो है 25,000 के, और जो हमारे क्लोजिंग डेटर है वो भी है 25,000 के। माइनस करना है हमें 25,000, वो है ओपनिंग डेटर।
तो अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो ये हमारे आपस में कैंसिल हो गए, तो ये आ गया हमारा 1,75,000 सीधा सीधा 1,75,000 पे। ये हमारा क्या है, ग्रॉस क्रेडिट सेल। क्या है हमारा ग्रॉस क्रेडिट सेल। अब इससे हमें नेट सेल्स कैसे यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, ये है ग्रॉस क्रेडिट सेल। तो नेट सेल्स के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो क्रेडिट सेल्स है उसमें से, यानी कि जो हमारी ग्रॉस क्रेडिट सेल है 1,75,000, इसमें से हमें माइनस करना है, इसमें से हमें यहाँ पर माइनस करना है सेल्स रिटर्न, वो है 25,000 का। तो नेट क्रेडिट सेल्स हमारा कितना है, 1,50,000, 1,50,000 पे। तो हमारा जो 1,50,000 रुपये ये है नेट क्रेडिट सेल। तो एक चीज हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर ली है, नेट क्रेडिट सेल्स 1,50,000 रुपये। अब हमें चाहिए यहाँ पर एवरेज स्टेट रिसीवेबल। एवरेज स्टेट रिसीवेबल कैसे कैलकुलेट होता है, तो जो हमारा ओपनिंग डेटर है प्लस जो हमारे यहाँ पर क्लोजिंग डेटर है उसको करना है ऐड और 2 से डिवाइड कर देना है। ओपनिंग डेटर अगर हम देखें, ओपनिंग डेटर 25,000 प्लस क्लोजिंग डेटर भी 25,000, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 25,000 ही आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 25,000, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 6 टाइम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 टाइम आ जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इंडिकेट्स द एवरेज पीरियड फॉर विच द क्रेडिट परचेजेस रिमेन आउटस्टैंडिंग और एवरेज क्रेडिट पीरियड अवेट। ऑप्शन एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज क्रेडिट पीरियड, एवरेज रीपेमेंट पीरियड या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन है एवरेज पेमेंट पीरियड इज द करेक्ट आंसर। एवरेज पेमेंट पीरियड वो पीरियड होता है जिस टाइम पीरियड के बाद आप यहाँ पर पेमेंट करते हो। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं, तो आपने यहाँ पर क्रेडिट परचेज की थी एक 10,000 रुपए की, और उसकी जो पेमेंट है वो आपने 3 महीनों के बाद यहाँ पर की है। तो ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड है इसे आप एवरेज पेमेंट पीरियड जो है वो कहते हैं, यानी कि आप कितने टाइम में एवरेजली पेमेंट जो है वो कर देते हो जो भी आप क्रेडिट परचेज यहाँ पर करते हो। तो ऑप्शन है एवरेज पेमेंट पीरियड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्रेडिट परचेज फॉर द ईयर इज 3 लाख रुपीज, ओपनिंग क्रेडिटर और बिल्स पेबल 25,000 एंड 15,000, क्लोजिंग क्रेडिटर बिल्स पेबल 15,000 एंड 5,000। कैलकुलेट क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। तो हमें क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखो हमारे जो क्रेडिट परचेज यहाँ पर साल के वो है 3 लाख रुपए, ओपनिंग क्रेडिट बिल्स पेबल गिवन है, क्लोजिंग क्रेडिट बिल्स पेबल यहाँ पर गिवन है। यानी कि हमारी जो नेट क्रेडिट परचेज है वो कितनी होगी, 3 लाख की होगी, क्योंकि हमारे पास सेल रिटर्न है नहीं। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर एवरेज ट्रेड पेबल। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज ट्रेड पेबल आपको पता ही है कि आपने जो भी क्रेडिट परचेज किया उसके अगेंस्ट आपको जो भी यहाँ पर पेमेंट करनी है वो हमारा एवरेज ट्रेड पेबल होता है। देखो वैसे तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास सिर्फ डेटर डेटर यहाँ पर गिवन है तो आप ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डेटर करके 2 से डिवाइड कर देते हो। पर कई केस में क्या होता है कि हमारे पास बिल्स पेबल भी होते हैं। अब ये बिल्स पेबल क्या होता है, तो सिंपली देखो, बिल्स अगर हम बिल्स पेबल को और डेटर को मिला दें, यानी कि बिल्स पेबल और हमारा जो डेटर उसको अगर हम सॉरी क्रेडिटर है, अगर हम आपस में उनको मिला दे और इसको एक नाम देना जाए तो वो होता है अकाउंट्स पेबल, वो होता है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल यानी कि आपने जो भी क्रेडिट परचेज की है उसी का एक हिस्सा होता है बिल्स पेबल और क्रेडिटर भी। ठीक है, तो देखो बिल्स पेबल और क्रेडिटर में डिफरेंस क्या है। तो अगर आपने क्रेडिट परचेज की है और आपने सामने वाले पर्सन से रिटर्न में लिखवा लिया है बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब कि साइन करवा लिया है, तो वो बन जाता है बिल्स पेबल। मतलब सॉरी, आपने अगर यहाँ पर क्रेडिट परचेज की है तो अगर सामने वाले पर्सन ने आपसे यहाँ पर लिखवा लिया है, यानी कि रिटर्न में आपसे लिखा ले कि आप उसको यहाँ पर पेमेंट जो है इतने टाइम बाद इतनी पेमेंट जो है वो करोगे, तो वो होता है बिल्स पेबल। अगर आपने सिर्फ यहाँ पर उधार पे सामान खरीदा है और सामने वाले पर्सन ने आपसे कुछ भी रिटर्न में नहीं लिया है, मतलब रिटर्न में आपसे बिल ऑफ एक्सचेंज साइन जो है वो नहीं करवाया, एक्सेप्ट नहीं करवाया, तो वो हमारा कहलाता है क्रेडिटर। ठीक है, अब हमें दोनों चीजें गिवन है, इसका ओपनिंग क्लोजिंग, तो आपको क्या करना है, इन सभी को करना है प्लस और 2 से कर देना है डिवाइड। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ओपनिंग जो है वो है 25,000 पे, 15,000 पे। उसके बाद अगर हम क्लोजिंग क्रेडिटर की बात करें तो वो है 15,000 प्लस यहाँ पर 5,000। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा 60,000। अब इसे 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो जो हमारी नेट क्रेडिट परचेज है वो तो 3 लाख रुपीज की ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, 3,000, 3 लाख रुपीज की। इसे हमें डिवाइड करना है 30,000 के साथ, इसे हमें डिवाइड करना है 30,000 के साथ। तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 30,000, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी कि
हमारा जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है वो बेसिकली यहाँ पर 10 टाइम्स है। क्या है? 10 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ए फर्म परचेज मशीनरी फॉर 3 लाख एंड इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर। तो एक मशीनरी यहाँ पर परचेज की गई है 3 लाख रुपए की, और इसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के जरिए डेप्रिशिएट किया जाएगा और 10% का रेट है। और तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन थर्ड यानी कि तीसरे साल यहाँ पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट यहाँ पर कितनी होगी। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी फेरबदल की हुई है। नॉर्मली जो एग्जामिनर है वो टोटल डेप्रिसिएशन पूछता है कि 3 साल तक कितने टोटल डेप्रिसिएशन है, पर यहाँ पर इसने पूछा है कि तीसरे साल जाके यहाँ पर कितनी डेप्रिसिएशन जो वो चार्ज की जाएगी। तो ये कैसे पता लगेगा, तो हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर जो हमारी बुक वैल्यू होती है, रिटर्न डाउन वैल्यू होती है, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं हर बारी। तो 3 लाख का 10% हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30,000 आ जाएगा। उसके बाद अब हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी बच गई यहाँ पर, 2,70,000, इसका यहाँ 10%, तो ये आ जाएगा 27,000। उसके बाद अगर हम 2,70,000 में से 27,000 माइनस कर दे, 2,70,000 माइनस 27,000, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2,43,000, 2,43,000। ठीक है, अब इसका अगर हम 10% कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा हमारा 24,300। यानी कि तीसरे साल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो कितनी है, सिंपल सी बात है, वो है 24,300। कितना है? 24,300। अब अगर यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन पूछी होती तो टोटल डेप्रिसिएशन का जो आंसर होता है वो क्या होता है, आप इन सभी को प्लस कर देते, 30,000 प्लस 27,000 प्लस हमारा यहाँ पर 24,300, तो ये कितना आ जाता है हमारा 81,300। ठीक है, ये होते हैं टोटल डेप्रिसिएशन 3 साल के। अब पूछे होते हैं अगर बुक वैल्यू बताओ 3 सालों के बाद कितनी होगी, तो बुक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए जो टोटल वैल्यू है हमारी एसेट की 3 लाख है, उसमें से हमें यहाँ पर 81,300 माइनस कर देना है। तो 3 लाख में से 81,300 माइनस किया तो ये बचा 2,18,700, 2,18,700। तो ये हमारा क्या होता, ये हमारा होता बुक वैल्यू। ये क्या होता हमारा बुक वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फर्म परचेज मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2010 for 3 lakh and it is to be depreciated by 10% at written down value method. What is the written down value as on 31st March 2011? ठीक है, तो एक फॉर्म है, उसने यहाँ पर मशीनरी परचेज की थी 1 अक्टूबर 2010 को 3 लाख रुपीज की, और इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। व्हाट इज द रिटर्न डाउन वैल्यू एज ऑन 31st मार्च 2011? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल है, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल है। इसमें ना जो डेप्रिसिएशन है ना वो हमें मतलब पूरे साल की कैलकुलेट नहीं करनी, क्योंकि देखो जो हमारा मशीन खरीदा गया था वो 2009 फाइनेंशियल ईयर और 2010 फाइनेंशियल ईयर में जो है वो खरीदा गया था। और इसको जो और इसकी जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कैलकुलेट करनी है वो हमें 2010 और 11 के 31 मार्च को जो है वहां पर कैलकुलेट करनी है। वो कैसे होगी कैलकुलेट, तो देखो सबसे पहले देखो आपको महीने गिनने हैं, कितने महीने, देखो अक्टूबर से अगर आप लोगे तो 2009 और 10 में कितने साल हो गए, कितने महीने हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने हो गए। उसके बाद अगर आप अगले साल की बात करो तो ये जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने यहाँ पर मशीन को आपने यूज किया है। तो डेप्रिसिएशन में 6 महीनों की कैलकुलेट यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो अगर हम वैल्यू देखें तो वो कितना है हमारा, 3 लाख रुपए है। इसका हमें पहले एक साल का पूरा का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, वो है 10%, वो आएगा 30,000। कितना आ जाएगा, 30,000। 30,000 जैसे ही आएगा अब हमें क्या करना है, 6 महीनों का कैलकुलेट करना है। तो 30,000 जो हमारा आया है उसको मल्टीप्लाई करना है हमें 6 के साथ और डिवाइड करना है टोटल मंथ्स के साथ। जितने महीने को कैलकुलेट करना है उसे मल्टीप्लाई जितने टोटल मंथ से डिवाइड करना है। तो अगर हम 30,000 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 करें तो ये आता है हमारा 15,000। कितना आता है, 15,000। तो ये डेप्रिसिएशन है। अब हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कैलकुलेट करनी है, तो वो कैसे निकलेगा, तो सिंपली देखो जो आपका जो टोटल वैल्यू है, आपकी जो बुक वैल्यू थी शुरुआत में वो कितनी थी हमारी मशीन की, 3 लाख रुपीज। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, आपको माइनस करना है जो डेप्रिसिएशन अभी तक कैलकुलेट किया वो है 15,000 की। जब आप इसको माइनस करोगे तो 2,85,000 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, if firm purchase machinery for 3 lakh and it is to be depreciated by 10%, what is the difference in the book value of asset at the end of 3 years assuming that company is adopting? तो अगर हम एक फॉर्म है उसने मशीनरी परचेज किया 3 लाख रुपए की, और ये जो डेप्रिशिएट होगी वो 10% के हिसाब से होगी। हमें ना ये अज्यूम करके चलना है कि हम दो मेथड का यूज करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। और हमें देखना है कि 3 सालों के बाद जो बुक वैल्यू है
उसमें क्या डिफरेंस होता है अगर हम दोनों मेथड का यूज करेंगे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। तो अगर हम एसएलएम मेथड का यूज करें तो इसका तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। एसएलएम मेथड कैसे है, जो हमारी यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एसेट है, जो हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें से हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है जो हमारी स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू है, और डिवाइड कर देना है लाइफ ऑफ एसेट के साथ, लाइफ ऑफ एसेट के साथ। तो आपकी एक साल की जो डेप्रिसिएशन है वो निकल कर आ जाएगी। तो देखो 3 साल है हमारे यहाँ पर, 3 लाख रुपए है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू 0 है। अब देखो ये ये जो फॉर्मूला है, वैसे तो नॉर्मली हम यही फॉर्मूला लगाते हैं, पर इस क्वेश्चन के अंदर हमें 10% ऑलरेडी गिवन था, तो वहां पर हमें ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इसको लगा भी लेते तो आपको आंसर नहीं आ पाएगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि लाइफ ऑफ एसेट यहाँ पर कितनी है। हम मान के चल रहे हैं 3 साल को मान नहीं सकते, क्योंकि 3 साल के बाद तो वो बुक वैल्यू को पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें डाटा सफिशिएंट ना हो, तो वहां पर आपको सिंपल 10% एप्लीकेबल करना है। तो अगर 3 लाख का 10% निकाले, 3 लाख का 10% निकाले, तो ये होता है हमारा 30,000 होता है, ये हमारा 30,000 होता है, ठीक है। अब 30,000 का एक साल का हुआ तो 30,000 इंटू 3, 90,000, ये आ जाएगा हमारा 90,000 का। तो ये डेप्रिसिएशन 90,000 का। अब अगर हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करें तो 3 लाख में से अगर हम यहाँ पर 90,000 माइनस कर दें, 3 लाख में से 3 लाख में से अगर हम 90,000 को माइनस कर दें तो ये आ जाता है 2,10,000। अगर हम एसएलएम मेथड का यूज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,10,000, ठीक है। उसके बाद अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करें तो वो आएगा 3 लाख इंटू 10%, तो ये आ गया 30,000। उसके बाद 2,70,000, 2,70,000 इंटू 10%, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 27,000। माइनस करेंगे तो 2,70,000 माइनस 27,000, 2,43,000, ठीक है, इंटू 10%, ये आ गया 24,300, 24,300। जब हम इसको प्लस करेंगे तो 30,000 प्लस 27,000 और हमारे यहाँ पर 24,300, तो ये आ गया 81,300। तो अगर हम बुक वैल्यू कैलकुलेट करें तो 3 लाख में से 81,300, तो ये आ रहा है 2,18,700। यानी कि अगर हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का यूज करें तो ये 2,18,700 जो है वो आ जाएगा। अब इसके बीच का अगर डिफरेंस हम कैलकुलेट करें तो 2,10,000 माइनस 2,18,700, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 8700 होगा। कितना आ जाएगा, 8700 होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कंपनी रिपोर्ट्स अ नेट इनकम 1 मिलियन बट हैज अ नेगेटिव कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो एक कंपनी की जो नेट इनकम है वो 1 मिलियन है, पर उसका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो नेगेटिव है। तो ये किस वजह से हुआ है, पहला देखो डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स, या फिर सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री बिल्ड, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो देखो जब हम क्रेडिट सेल करते हैं, जब हम यहाँ पर क्रेडिट सेल करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है कि हमारी जो इनकम है, हमारी जो सेल्स है वो बढ़ती है। यानी कि अगर हम बात करें नेट इनकम की तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। पर अगर आपने ये जो सेल है वो क्रेडिट सेल पे की है तो आपके पास कैश नहीं आता, कैश थोड़े टाइम पीरियड के बाद में आता है। तो अगर आप यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल को इंक्रीज करते जाओगे तो हो सकता है कि आपका जो नेट इनकम है वो पॉजिटिव हो, पर आपकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि आपके पास तो पैसे आए नहीं है। डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, तो ये हमारा गलत है। अगर डिक्रीज होगा तो हमारा कैश फ्लो इंक्रीज होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, ठीक है। सिग्निफिकेंट इन्वेंट्री बिल्ड, अगर आपने मान के चलो बहुत ज्यादा इन्वेंट्री बिल्ड करके रख ली है तो वो आपके लिए एक एसेट तो हुई, पर इन्वेंट्री रखी हुई है उसके अगेंस्ट आपको कोई भी पैसा नहीं मिल रहा, तो इसकी वजह से भी हमारा जो नेट इनकम है वो तो पॉजिटिव हो सकता है, पर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो पॉजिटिव नहीं होगा, तो मतलब नेगेटिव हो सकता है। तो हमारे जो रीजन है ये दो है यहाँ पर, बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, सॉरी बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा इसको सेट कर लेते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, एक कंपनी इश्यूज न्यू इक्विटी शेयर्स फॉर 5 मिलियन, हाउ विल दिस ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्टेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक कंपनी है उसने 5 मिलियन के यहाँ पर इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, तो ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैसे रिफ्लेक्ट होगी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के हमारे 3 हिस्से होते हैं, एक होता है इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर इसका मतलब समझाऊं
तो देखो, जब आप अपने कोर बिजनेस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हो तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे अगर आप कार बना के मार्केट में सेल करते हो तो रॉ मटेरियल परचेज करना, कार को बनाना, उसको सेल करना, ये हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर हमारे पास जो पैसा होता है उसको हम लॉन्ग टर्म एसेट्स में जो है इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। जैसे अगर आपने कोई बिल्डिंग परचेज की है, कोई यहाँ पर मशीनरी परचेज की है, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हम बेसिकली फंड रेज करते हैं। हमें अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो भी पैसा चाहिए होता है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हम जो है वो रेज करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप एक तरीके से फंड ही रेज करो। कंपनी ने यहाँ पर इक्विटी शेयर्स इशू किए 5 मिलियन के, तो उसने 5 मिलियन यहाँ पर फंड रेज किए हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इंक्रीज इन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है करेक्ट आंसर, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जो कैश फ्लो है वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स टिपिकली रिजल्ट इन कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन। तो इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हम परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम उसको कैश आउटफ्लो, एज अ कैश आउटफ्लो रिकॉर्ड करेंगे। सेल ऑफ इन्वेंट्री ऑफ कैश, या फिर इशुएंस ऑफ डिविडेंड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवर्स। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम, इसको यहाँ पर हम नोट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर कैश आउटफ्लो देखना है। तो अगर हम इन्वेंट्री फॉर कैश बात करें तो सेल ऑफ इन्वेंट्री का मतलब आपने स्टॉक सेल किया तो कैश इनफ्लो होगा, वो कैश आउटफ्लो नहीं होगा। इशुएंस ऑफ डिविडेंड, ये तो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर आता है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें, रॉ मटेरियल को परचेज किया गया है तो इससे बेसिकली क्या हुआ है कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया तो आपके पास से पैसा चला गया, यानी कि कैश आउटफ्लो हुआ है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी अगर देखें तो कलेक्शन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो अगर आप अकाउंट रिसीवेबल्स को कलेक्ट करते हो तो इससे आपके पास पैसा आता है, इससे आपके पास पैसा आता है, तो ये कैश इनफ्लो होता है। तो ऑप्शन सी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो ओवर होता है। तो हमने यहाँ पर एएफएम्स के कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। साथ के साथ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हमारी एएफएम, आईएफएस और आरबीडब्ल्यू तीनों की ही यहाँ पर सीरीज चल रही है, क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, जहां पर हम इन तीनों सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारी जो सैटरडे को एक आरबीडब्ल्यू की यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो गई थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उसको जरूर यहाँ पर गो थ्रू कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको गो थ्रू कर लेते तो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है वो हम एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर चुनते हैं और उसे हम उसी तरीके से डिस्कस करते हैं कि आपके क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस हो जाए और आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इनकी जो प्ले लिस्ट है एएफएम, आईएफएस और आरबीडब्ल्यू, उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो वीडियोस अभी तक आपने नहीं देखी है प्लीज उनको एक बार जाके गो थ्रू जरूर करिएगा, उनको एक बार अच्छे से देखिएगा। और जो आगे आगे आने वाली वीडियोस है उनको भी आपने जरूर यहाँ पर अटेंड करना है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा देना, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से आ जाए, ठीक है। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्वेश्चन वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में एएफएम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पर मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।